60 से ज़्यादा वोटर्स बताए जा रहे हैं और इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। माइग्रेंट वोटर्स पोस्टल बैलेट के ज़रिए से भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वही वोटर होंगे जो सन 2020 में वोटर लिस्ट छप चुकी है, जिनके नाम उसमें हैं वही एलिजिबल करार दिए गए हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इंतखाब होने हैं। बांडीपोरा के अंदर एक हाजन और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ कश्मीर का है वहाँ पर द्रगमुला जो डीडीसी है वहाँ पर रिपोल होने जा रहा है और रिपोल की तारीख जो है वो 5 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीरी पंडित वोटरों जो जम्मू के अंदर है, जो दिल्ली के अंदर है, वो अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। हाजन ए बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट का जो है 1560 माइग्रेंट वोटर्स रजिस्टर है। डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी द्रगमुला कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। और इस तरीके से तैयारियां जब हम देखते हैं 5 तारीख के हवाले से की गई हैं, मैकेनिज़्म तैयार किया गया है और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर जो है जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं वो 2 बूथ बनाए गए हैं। एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तालाब तिलू और दूसरा गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल नगरोटा। ये 2 बूथ बनाए गए हैं जी, जहां पर वोट जो है वो डाले जा सकते हैं और 8 तारीख को फिर काउंटिंग होगी इन दोनों चीज़ों की, इन दोनों डीडीसीज़ की, और जो जीत कर आएंगे उसका ऐलान भी उसी दिन जो है वो किया जाएगा। मज़ीद इंफॉर्मेशन वोटिंग के हवाले से जो है वो cojk.nic.in पर भी ले सकते हैं। वो लोग जो इसमें ख्वाहिशमंद हो वोट डालने के लिए, स्पेशली कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जिनके लिए खुसूसी इंतज़ाम किया गया और 2 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। चलिए जनाब, इसके बाद ज़रा आपको अलीगढ़ भी लिए चलते हैं, क्योंकि अलीगढ़ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 2 गुटों के बीच तनाव हुआ है क्रिकेट मैच को लेकर और उसके बाद हाथ पैर भी चलाए गए हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा पर हमले की भी खबर आ रही है और FIR भी दर्ज की गई है। खबर रसा इदारों के मुताबिक ये एक अहम और बड़ी खबर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के सामने से इस वक्त सामने आ रही है कि वहाँ पर गुज़श्ता रोज़ क्रिकेट मैच के दौरान हंगामा होने के बाद शदीद ज़ख्मी कश्मीरी तलबा हुए हैं। आपसी झड़प के दौरान ताल्लुक़ रखने वाले जो बच्चे जो BTech के तालिब इल्म थे, साजिद अहमद और दीगर लोग, वो ज़ख्मी वहाँ पर हुए जिन्हें अस्पताल लाया गया और उनका इलाज मुआवजा वहाँ पर कराया गया। इधर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीरी तलबा पर हुए हमले के ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज कर लिया और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अलीगढ़ पुलिस का मानना है कि वो इस पूरे मामले पर संजीदगी के साथ गौर कर रही है और तहकीकात कर रही है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU तलबा के रिहायशी हॉल में क्रिकेट मैच के दौरान 2 तलबा के दरमियान लड़ाई हुई थी, जिसमें कश्मीर के ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले BTech के तालिब इल्म साजिद अहमद पर हमला हुआ था, जिसके बाद वो शदीद ज़ख्मी हुआ। और फिर आनन फानन में आपको याद होगा कि जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो फिर यूनिवर्सिटियों की सूरत हाल किस तरीके से बनती है। ताहम मकामी तौर पर फिर इस हालात पर काबू पाया गया। ताहम एहतजाज के बीच FIR दर्ज की गई और पुलिस का मानना है कि वो इस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है और जो भी मुलव्विस होंगे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत जो है वो कराई जाएगी। चलिए, ये कार्रवाई हुई है जो कि जम्मू कश्मीर से इस नौजवान का ताल्लुक। साजिद की हालत फिलहाल पुलिस बयान के मुताबिक बेहतर है, शदीद तौर जख्मी हुआ था लेकिन खतरे से बाहर है और FIR दर्ज करके तहकीकात भी मुतलका पुलिस थाने की टीम की तरफ से शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जब कार्रवाइयों की हो रही है तो कार्रवाई हैदराबाद के अंदर भी हुई है और यहाँ पर कार्रवाई जब हुई तो यहाँ पर भी एक जम्मू कश्मीर का शहरी जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। कार्रवाई हुई, फेक गन लाइसेंस, जितने भी बंदूक के लाइसेंस बनाए जा रहे थे वो जाली थे और इस केस में पुलिस अब तक तहकीकात कर रही थी। हैदराबाद की जो टास्क फोर्स है हैदराबाद पुलिस की, उसकी तरफ से छापेमारी मुतअद्दिद मकामात पर की गई। जब उसके पास शिकायत पहुंची तो फेक गन लाइसेंस का पर्दा जब फाश किया गया
तो उसमें बताया जाता है कि इसका मास्टरमाइंड जो है वो राजौरी सरहदी ज़िले से है। अल्ताफ हुसैन के बतौर इसकी शनाख्त हुई है पुलिस बयान के मुताबिक। और हैदराबाद के अंदर पुलिस ने जब ये कार्रवाई की तो 30 सिंगल बोर हथियार जो वेपन्स हैं वो पकड़े गए, 3 डबल बोर वेपन्स इससे बरामद किए गए। इसके अलावा 9 वेपन रिवॉल्वर जो पुलिस की तरफ से इससे जब्त की गई हैं, 140 राउंड्स हैं, 34 फेक वेपन लाइसेंस बुक्स हैं। इसके अलावा 29 बगैर इस्तेमाल किए फिलहाल जो वेपन लाइसेंस बुक्स हैं जिनको इस्तेमाल अभी किया जाना था वो इससे निकले हैं, पुलिस की टीम के हाथ लगे हैं। 9 वेपन लाइसेंसेस जो पुलिस को लगी हैं, पुलिस के हाथ लगी हैं, जिन पर कहा जा रहा है कि फर्जी स्टैंप्स लगाकर इनको बनाया गया। इसके अलावा 6 रबर स्टैंप्स और एक NOC भी, एक सर्टिफिकेट हाथ लगी है जो बगैर दस्तखत के है, बगैर साइन के है। ये कार्रवाई हैदराबाद के अंदर हुई है, लेकिन शहरी ये राजौरी का है। अल्ताफ हुसैन के बतौर इसकी शनाख्त हुई है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब 2 तरह की कार्रवाई करते हुए इल्ज़ाम जो है 2 तरह के हैं। एक ना सिर्फ हथियार रखे थे बल्कि कुछ लोगों को अगर फेक लाइसेंस देने होते हैं तो उसमें भी मदद करता था, क्योंकि स्टैंप्स इसके पास थी, कुछ ऐसी सर्टिफिकेट्स थी जिन पर साइन ही नहीं थे जो पुलिस के हाथ लगी है। और ये भी सिक्योरिटी के हवाले से ये काफ़ी ख़तरनाक इक़दाम है। गैर कानूनी सरगर्मियाँ एक तरह से ये मानी जाती हैं जहाँ हथियार या फिर हथियारों के लिए तैयार किए जाने वाले फर्जी लाइसेंस हैदराबाद पुलिस की टास्क फोर्स के हाथ लगे हैं इस जम्मू कश्मीर के शहरी से। 2013 से अल्ताफ हुसैन जो है वो हैदराबाद के अंदर रिहाइश पजीर थे और वहाँ पर ग्रेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज को भी ज्वाइन किया था और वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर लोगों की सिक्योरिटी के लोगों को फराहम भी किया जाता था और SIS के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हथियार और लाइसेंस फराहम करने का काम भी कर रहा था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो इब्तिदाई खबरें आ रही है, तकरीबन 20,000 रुपया हर एक नौजवान से लिया जा रहा था, बेरोज़गार से लिया जा रहा था और बाद में उसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर, एशियन सिक्योरिटी सर्विस के अंदर और सिक्योरिटी सर्विस ग्रेस के अंदर, मैनेजमेंट सिक्योरिटी, मुख्तलिफ ये सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं वहाँ पर तैनात कर दिया जाता था एज ए सिक्योरिटी गार्ड के। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जाता तो उसके लिए लाजमन होना लाइसेंस थी, उसके लिए लाजमन होना हथियार था। तो यहाँ पर ये हथियार भी बेचता था, यहाँ पर ये लाइसेंस फ़र्जी भी देता था और उनसे पैसे भी ऐंठता था फ़र्जी के नाम पर और फिर इस तरीके से धोखा भी दिया जा रहा था। खबर ये भी है कि ATM खबर ये भी आ रही है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के साथ भी देखा जा रहा है और न सिर्फ अल्ताफ़ की गिरफ्तारी हुई है बल्कि मुर्गन और दीगर लोगों की भी गिरफ्तारी, यानी कुछ नौजवानों की और भी गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर इसको साथ दिया इस काम को चलाने के लिए अल्ताफ हुसैन को। तो बहरहाल एक बड़ी खबर, राजौरी के नौजवान की गिरफ्तारी हैदराबाद में हुई है और ये गिरफ्तारी फर्जी बंदूक लाइसेंस के मामले में है और जब्तियां भी हुई हैं और जब्तियां जो हुई हैं वो आसिफ ने आपके सामने रख दी और पुलिस का मानना है कि इसको मज़ीद तहकीकात की जाएगी, मज़ीद कोई लिंक इनके कहाँ पर है वहाँ पर भी छापामारी को जारी रखा जाएगा। SIT बना दी गई है। कश्मीर हाई कोर्ट की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर सेंचुर एम्प्लॉयज़ का मामला था और सेंचुर एम्प्लॉयज़ का मामला इसलिए भी हमदर्दाना गौर के लिए जाना चाहिए था क्योंकि सरकार ने सेंचुर का लीज़ ख़त्म कर दिया और उसके बाद मुलाजमीन के लिए कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ था और मामला चला गया था जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर, जहां पर डिवीज़न बेंच ने कल इस पूरे मामले पर समाअत हुई है और समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी को एक कमेटी बनाने के लिए अहकाम जारी किए हैं ताकि सेंचुर मामले को हल किया जाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने डायरेक्ट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगी कमेटी जो सेटल करेगी सेंचुर लेक व्यू होटल मुलाजमीन के मामलात को और डायरेक्ट किया कि मेंटेन किया जाए जी स्टेटस को तब तक जब तक लीज लैंड का मामला हल नहीं होता है। जस्टिस संजीव कुमार
के सामने ये पेटिशन चला गया था, जहां पर होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दरख्वास्त थी कि उनका लीज जो होटल का है वो उस पर नज़रसानी की जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस सिलसिले में और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फॉर एविएशन को इस सिलसिले में, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को, सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स को इस डिस्प्यूट को हल करने के हवाले से जो है वो सामने आने के लिए कहा गया है। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी जानने की बात जो है वो सामने रखी गई है। जो जस्टिस कुमार की तरफ से जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसके तहत भी बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पूरे इशू को समझने के बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि इस मसले का एक ऐसा पायदार हल निकाला जाए ताकि असासे भी ज़ाया ना हो, मुलाजमतें भी रहें और काम भी जो है वो आगे बढ़ता रहे। फ़िलहाल कैबिनेट सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी को बनाने का मामला कर दिया गया है और ये कमेटी सेंचुरी होटल के इशू के मामलात को देखेगी, लेक व्यू होटल के इशू के मामलात को देखेगी, जिनमें लीज से लेकर मुलाजमीन तक के मामलात ज़ेर बहस आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की अदालतों की हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसलों की भी बात करते हैं। कल से मुसलसल कुछ अपडेट्स आपको दिए, कुछ बड़े फैसले हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। लेकिन अब सनती पॉलिसी जो सरकार की है उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था कि वो आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बने। अब कुछ लोग जिन्होंने यूनिट्स कायम किए, लवाजमात पूरी कर ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक लवाजमात पूरी नहीं कर सके। यही वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, एलजी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाइयाँ भी की हैं। और ये कार्रवाइयाँ इस बार यूनियन टेरिटरी के अंदर जो हुई हैं उस पर सबसे पहले बात करेंगे। फैसल इकबाल भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन बुनियादी जो मसला है, 580 से ज़्यादा यूनिट्स वादी कश्मीर के अंदर जिनको जो ज़मीन दी गई थी, अलॉटमेंट की गई थी लैंड की, वो न सिर्फ सरकार ने मनसूख करने का फैसला किया बल्कि हतमी नोटिस जो सरकारी सतह पर जारी किया जाता वो भी कर दिया गया। अब सरकार मानती है कार्रवाई उस वक्त की गई कि ज़रूरी जो रस्मी सर्टिफिकेशन होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, वो उसमें मुकम्मल नहीं कर सके, कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा। जम्मू कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्मिता सेठी, उनकी तरफ से बाकायदा एक हतमी नोटिस जारी किया गया और जितने लोगों को नए यूनिट्स कायम करने के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें ज़मीनें फराहम की गई थी। 586 लोगों के यूनिट्स जिनने वादी के अंदर ओपन करने थे उनको कैंसिल करने का फैसला सरकार ने उस वक्त लिया जब सरकार खुद मानती है कि स्कीम के तहत जो इन लोगों को यूनिट्स कायम करने के लिए लवाजमात और लास्ट नोटिस जो है वो इन तमाम लोगों को जारी कर दिया गया है। 586 लोग हैं सरकार की तरफ से। अब जो तर्क दिया जा रहा है इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के मुताबिक वो ये कि जो 28,400 करोड़ रुपए की सरकार ने पॉलिसी के तहत सबसे पहले पैसा खर्च करने की बात जनवरी के महीने में 2021 में कही थी, उसके बाद हालांकि इसमें मजीद पैसा सरकार की तरफ से खर्चा गया, लेकिन नए इन्वेस्टर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोई कारोबार करना चाहता था, अपना यूनिट कायम करना चाहता था, तो उसको दरख्वास्त देनी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को। अब दरख्वास्त देने के बीच उसको जब लवाजमात पूरी करने की बात है तो उसमें ज़मीन जो जिस किसी ने यूनिट ओपन करना था तो वो भी सरकार की तरफ से उसे दी जानी थी, मगर उसके लिए उसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो है उससे गुजरना था। लेकिन सरकार के मुताबिक 586 ऐसे लोग हैं, इनको कई बार बताने के बावजूद, आगाह करने के बावजूद कोई संजीदा कार्रवाई इनकी तरफ से अमल में नहीं लाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार आने वाले दिनों के अंदर 586 ये जो यूनिट्स हैं इनको मुकम्मल तौर पर न सिर्फ ज़मीन इनसे वापस लेने की बल्कि इनको एक तरह से ख़त्म भी कर दिया जा सकता है और नए लोग हो सकता है कि इसमें इन्वाइट कर दिए जाएँ आने वाले कुछ दिनों में। और हतमी नोटिस जो है वो इन तमाम लोगों को चला गया है। और सरकारी ज़राए ये भी बताते हैं कि 586 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, नहीं कर सके। अभी तक सरकार ने जितने नोटिस भेजे हैं उस पर कोई मस्बत रद्द-ए-अमल या जवाब इन लोगों की तरफ से नहीं दिया गया है। फैसल इकबाल हमारे साथ हैं। फैसल, ये नोटिस जो हैं वो आखिरी नोटिस इन यूनिट होल्डर्स को चले गए हैं, इसमें वैली के साथ साथ क्या जम्मू पर भी इंतजामिया की नजर है या तमाम लोग वादी से हैं? और इस सरकार के नोटिस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है ऑफिशियली इन लोगों का जिनने यूनिट्स कायम करने हैं, जो सरकार की इस पॉलिसी का हिस्सा बनकर आगे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ले जाना चाहते थे?
देखिए, आज अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो लास्ट ईयर ये लागू की गई है। जिस तरह से आपने बताया कि 28,000 के करीब ये प्रोजेक्ट था, और इसमें बताया गया था कि जो ग्रासरूट लेवल है यानी ब्लॉक लेवल पे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको आसानी मिलेगी। लेकिन अब जैसे ही जमीन अलाट की गई, करीबन 500 से 600 के करीब एकड़ जो है जमीन मुख्तलिफ लोगों में तकसीम की गई, और बताया जा रहा है कि अब करीबन 600 के करीब ऐसे यूनिट होल्डर्स है जिन्होंने पूरी लवाजमत मुकम्मल नहीं की, जिनमें से 500-450 के करीब कश्मीर वैली से और करीबन 150 के करीब यूनिट होल्डर जो है जम्मू से है। और जो अभी रीजन बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इनको जो इंस्टॉलमेंट देने थी यानी आर्थिक जो जमीन इनको दी गई थी उनकी जो इनको इंस्टॉलमेंट थी वो ये भरने में नाकाम रहे, और इसके साथ साथ जो लीज डीड है वो भी ये नहीं कर पाए। और ये इनका जो गवर्नमेंट ने अब एक और रीजन दिया है कि ये अभी तक भी यूनिट जो है कायम नहीं कर पाए, यानी इसको कहा गया था आपको यूनिट कायम करना, उसको आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो ये नहीं कर पाया। तो अब इनको फाइनल जो है वार्निंग दी गई है, फाइनल लिस्ट इनको भेजा गया कि अगर आपने जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर आपने कोई जवाब वापस नहीं दिया तो आपकी जो लैंड अलॉटमेंट है इसको कैंसिल किया जाएगा। और जिस तरह से आपने बताया था कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये करोड़ों रुपये का है, और इसका जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि नए एंटरप्रेन्योर्स आए, लेकिन उनका जो नोटिस भेजी गई उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने वापस जवाब नहीं दिया तो जो बाकी हमारे पास रिक्वेस्ट है यूनिट होल्डर्स के, तो ये बाकी सारे उसी में हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी लोगों को देंगे। लेकिन इसमें अब एक और ऐसा भी मसला है कि हमने भी कई बार इन लोगों से जानने की कोशिश की कि क्यों ये नए यूनिट जो है कायम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ श्रीनगर के आउटस्कर्ट इलाके में एक इंडस्ट्रियल लैंड है वीएन में, वहां पे हम गए थे और वहां से जो एंटरप्रेन्योर्स है उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना था कि गवर्नमेंट हमें जो लैंड दी गई है यहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी ओल्ड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और वो ओल्ड स्ट्रक्चर गवर्नमेंट हटाने से कासिर है। उन्होंने भी कई बार गवर्नमेंट को कहा था कि आप ये ओल्ड स्ट्रक्चर हमारी लैंड से हटाइए ताकि हम नए यूनिट्स यहाँ पे कायम करें, तो लेकिन गवर्नमेंट नहीं हटा रहे। अब जैसे ही ये यूनिट होल्डर्स उन स्ट्रक्चर्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे पेनल्टी आयद की जा रही है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपने क्यों ऐसे ही बिना पूछे ये हटाने की कोशिश की। ये वीएन का मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे 2017 में ये इंडस्ट्रियल लैंड इनको दी गई थी, 5 सालों से अभी तक ये यूनिट होल्डर जो है वहाँ पे यूनिट कायम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ओल्ड स्ट्रक्चर जो जेके मिनरल्स के वहाँ पे स्ट्रक्चर्स है उनको गवर्नमेंट को हटाना था। हालांकि उसके लिए टेंडर्स पे निकले थे, R&B को दिए थे कि आप ये हटाए, लेकिन वो सारा वहीं पे पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे साइड से नोटिस इनको भी बराबर जा रही है कि आप जल्दी से जल्द यूनिट कायम करें। एक तो गवर्नमेंट वहां से ओल्ड स्ट्रक्चर नहीं हटा रही है, इनको खुद भी हटाने नहीं दे रही हो, इनको ऊपर से दबाव भी कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी वहां पे यूनिट लगाइए। अभी वो जो वहां पे यूनिट होल्डर उनका भी कहना है कि अगर गवर्नमेंट पहले ये हटाती तो उसके बाद हम वहां पे अपने यूनिट कायम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे ही बिना देखे बिना समझे वो हमारी प्रॉब्लम समझती ही नहीं है कि कैसे ये इन स्ट्रक्चर ओल्ड स्ट्रक्चर से अपना नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक साइड से उनको वो हटाने की नहीं दे रहे, दूसरे साइड से नोटिस से जा रही है कि आप जल्दी से जल्दी अपने जो है यूनिट कायम करें। अब ऐसे में एक और फाइनल नोटिस आना ये तो कहीं ना कहीं इन यूनिट होल्डर्स के लिए हम कह सके कुछ ऐसे भी है जिन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी जो है पूरी नहीं की, लेकिन ऐसे भी कुछ है जिन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी की है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि जो लैंड उनको दिया गया है वहां पे ओल्ड स्ट्रक्चर है, यानी बाकी जो लेके मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ उनके स्ट्रक्चर्स वहां पे जो उनको गवर्नमेंट नहीं हटा रही। अब जैसे गवर्नमेंट उनको हटाती है उसके बाद ये यूनिट होल्डर्स अपने यूनिट वहां पे लगा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट जो चाहते हैं कि इंडस्ट्री बना सकते हैं। खबर यह है कि 85 से ज्यादा यूनिट होल्डर्स के नाम नोटिस जो है वो जारी कर दी गई हैं, और गालिबन आज और कल का दिन है, अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ सरकार के साथ है वो वॉश ऑफ हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, और जो करार था वो ख़त्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ से फैसल ये भी बता रहे थे कि जनाब कुछ लोग उनके एतराज़ात है और सरकार अभी तक उन एतराज़ात का जवाब नहीं दे पाई है, जिसकी वजह से ये लहतुलहल का शिकार हुए। तो बड़ा मसला ये है कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल जिस शिद्दत के साथ सरकार इसको ले रही है, क्या उस शिद्दत के साथ ग्राउंड पर काम हो रहा है? जिस शिद्दत के साथ इस डिपार्टमेंट को रिवाइव होना चाहिए था, क्या सरकार ने हर ज़िले के अंदर इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स और दीगर लोगों की तैनाती की है? वो भी एक बड़ा मामला है। और फिर तीसरा बड़ा मामला ये भी है जो हमने भी देखना होगा, वो ये है कि अगर मेरा कोई काम नहीं बनता है, मैंने नहीं लगानी है इंडस्ट्री, तो मैं फजूल में इसको ना लूँ। और ये भी देखा गया माजी में कि सबलेट किया जाता है, किसी का नाम होता है, किसी को दिया जाता है, कोई और चलाता है, किराए लिए जाते हैं, तो उस तरीके का भी ना हो जिसके नाम की हो वही चलाए काम।
तो सबसे बेहतर वही हो सकता है। फिलहाल देखना होगा कि फिलहाल 2 दिन का इंतजार करना होगा। मंडे को हतमी फहरिस्त सामने आएगी, कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स की लीज और सरकारी हुक्मनामे के तहत कितने लोगों की जो पूरा मामला है ख़त्म हुआ होगा, ये मंडे तक का इंतजार करना होगा। बढ़ते जी आगे, बात सऊदी अरब की करते हैं। सऊदी अरब से एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं या सऊदी अरब के इस वक्त मुकीम है, क्योंकि सऊदी अरब ने भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाते हुए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की शिक को ख़त्म कर दिया है। जो लोग भारतीय वीज़ा लेना चाहते हैं, इंडियन जो वीज़ा लेना चाहते हैं सऊदी अरब से, वहाँ पर जाना चाहते हैं, उनके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो शिक एक थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। फिल वक्त अगर आप देखेंगे तो 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है, भारतीय लोग, इंडियन नेशंस जो हैं वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर काम कर रहे हैं। और मज़ीद जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत ये है कि अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता था सऊदी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया है। और बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी इंतज़ामिया की तरफ से इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। सऊदी एम्बेसडर, सऊदी अरब के जो एम्बेसडर है, उन्होंने कल रात देर के इस बात की वजाहत कर दी कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो दोनों मुल्कों के बीच में है और बायलैटरल रिलेशंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कई मज़ीद इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आप फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको वो बड़ी शिक से नहीं गुजरना होगा। एम्बेसडर मौसूफ ने कल इस बात का भी खुलासा पेश किया कि सऊदी अरब और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में जो करार हो रहे हैं, जिस तरीके की बातें आगे बढ़ रही हैं, उससे दोनों मुल्कों के बीच में एक बेहतर और मस्बत सोच उभर कर सामने आ रही है। और बेहतर और मस्बत सोच के बीच ही वली अहद जो है वो इस बार भारत के और भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मज़ीद तिजारत को आगे बढ़ाया जाए। पीसीसी अब ज़रूरत नहीं होगी भारतीय शहरियों के लिए जिन्हें वीज़ा लेना हो सऊदी अरब के लिए, बड़ा फैसला है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि स्ट्रेटजिकली भी अब दोनों मुल्क जो है वो काम करेंगे, यानी डिफेंस के मामले पर भी काम होगा, टेक्नोलॉजी के मामले पर भी एक दूसरे के साथ काम होगा। और साथ साथ जो लोग भारत से सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की शिक जो थी उसको ख़त्म कर दिया है। रात देर गए अनाउंसमेंट कर दी गई है सऊदी एम्बेसडर की तरफ से। चलिए, सऊदी अरब के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया की एक और मंसूबे की भी बात आपको बताते हैं, वो है ODOP के हवाले से, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का एक फैसला था जिसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मंसूबा या नई स्कीम सरकार ने शुरू की थी। और इस मंसूबे को कैसे पाए तकमील तक पहुंचाना है, इसके लिए सरकार ने कुछ और जिम्मेदारियां नए लोगों पर तय की हैं। एक पैनल तश्कील दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से, और पैनल बनाने का मकसद ये है कि ये जो ODOP का फॉर्मूला सरकार ने अपनाया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके लिए बाकायदा मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी उसको तरतीब दिया जा सके, रोड मैप तैयार किया जा सके। अब जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, GAD की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक इन्हें चेयरमैन बनाया गया है। और इसी पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर को रखा गया है, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू और कश्मीर दोनों को रखा गया है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों से नुमाइंदगी रखी गई है, डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों से नुमाइंदे रहेंगे, सीनियर अफसरान हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर JK ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग कॉरपोरेशन, और साथ ही साथ एक रिप्रेजेंटेटिव जो है डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, भारत सरकार के तहत जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है या भारत सरकार की मुतलका वजारत है उसके तहत जो उसके मेंबर्स हैं, इन सभी लोगों को, या नाबार्ड का मैनेजर जो है नाबार्ड का, वो भी इस कमेटी का मेंबर होगा, इस पैनल का बल्कि मेंबर होगा, जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि कैसे मुख्तलिफ अजला के अंदर जिस ज़िले का ख़ास कोई वहाँ की मसनूआत है, कोई प्रोडक्ट है जो फ़रोग किया जा सकता है, जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की पॉलिसी का या इस मंसूबे का हिस्सा बन सकता है, उस पर बाकायदा काम करेंगे। और फिर उसके बाद एक एक ज़िले की तफसीलात जो हैं वो सरकार या मुतलका वजारत के नोटिस में इस पैनल के ज़रिए लाई जाएंगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये वो खाका खींचा गया था
जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने गुज़श्ता साल भी इस पर काफ़ी काम किया था कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को उठाया जाए, उसको स्टेट लेवल तक लाया जाए, उसको नेशनल मार्केट तक लाया जाए, और अगर इतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी लिया जाए, ताकि हर ज़िले की रिप्रेजेंटेशन मार्केटिंग फील्ड के अंदर हो, मार्केट के अंदर हो, और उससे उन दस्तकारों को, उन हुनरमंदों को, उन सुनहरे हाथों को एक और मौका मिलेगा कि वो अपने हुनर को मज़ीद बेहतर बनाए, और इसी सिलसिले में ये कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। अब ज़रा बात करते हैं बिजली महकमे की, क्योंकि बिजली महकमे की तरफ से पहले शेड्यूल जारी कर दिया गया था, और शेड्यूल जारी करने के साथ ही बिजली फीस के में भी इजाफा कर दिया गया है। कल हमने वो बात बता दी, और आज आपको बिजली महकमे की एक और हुक्मनामे से भी आगाही दिलाएं, क्योंकि अब महकमा बिजली ने बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला लिया है कि रात भर छापामारी होगी, और कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर टीमों को तश्कील दे दिया गया है। हुकिंग और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल शुदा बिजली सार्फिन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, और इस सिलसिले में पुलिस इंतज़ामिया से भी मदद तलब की गई है। मिडनाइट इंस्पेक्शन होंगे, हीटर और दीगर अप्लायंसेस जो यूज़ किए जाते हैं, आलात जो यूज़ किए जा रहे हैं, उनको सीज़ किया जाएगा। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जो है वो रात देर गए से शुरू कर दिया गया है, और हमारे ज़राया जो PDCL के अंदर है, जेके कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर है, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि टीमों को अक्रॉस द कश्मीर, यानी कश्मीर के 10 अजला और तहसील और ब्लॉक लेवल तक जाने की इजाज़त दे दी गई है, और साथ साथ टीम अकेले नहीं होगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां उनके साथ होंगी, वीडियोग्राफी उनके साथ होगी, ताकि जहां पर भी छापामार कार्रवाई हो वहां के हालात को सही तरीके से अक्सबंदी की जाए, और उस सारिफ के खिलाफ बाद में बाज़ाब्ता तौर पर चालान भी पेश किया जाए। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पिछले साल सरमा के दौरान 1750 मेगावाट की ज़रूरत बिजली पड़ी थी, लेकिन इस बार ये बढ़कर 2000 मेगावाट से भी ऊपर जा सकती है। महकमे बिजली के जिम्मेदार और टेक्नीशियंस की तरफ से इस बात की आशंका जताई जा रही है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, बिजली महकमे की कार्रवाई और बिजली की आंख मचोली के बीच ये नया फरमान किस तरीके से देखा जा रहा है। सीधे श्रीनगर साहिल इकबाल हमारे साथ है। साहिल, अपडेट कीजिएगा। खबर ये है कि पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अब रात को क्रैकडाउन करने का फैसला लिया है। दिन में बिजली की आंख मचोली तो अभी भी जारी है। जिस तरीके से सेट शेड्यूल का ऐलान किया गया था, उसका इतलाक अभी पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा है। इस बीच अब खबर ये कि गांव देहात के अंदर छापामार कार्रवाइयां भी। बिल्कुल गौहर, आपको मैं बता दूं कि एक तरफ से हम बिजली महकमे की जब बात करते हैं तो बड़े बड़े दावे इससे पहले किए गए, स्मार्ट मीटर्स में किए गए, या उसके बाद कहा गया कि जहां पर स्मार्ट मीटर्स होंगे आपको बिना खलल जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फराहम की जाएगी, या इससे पहले ये भी दावे किए गए कि अब विंटर्स आने वाले हैं तो अब पूरी तरीके से तैयार है। और अब हम देख रहे हैं कि अगर उनके पास माकूल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वही दूसरी जानिब बड़े बड़े फरमान सामने आ जाते हैं। कभी किसी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कहा जाता है कि कंप्लीट बैन है जी अप्लायंसेस पर, वहीं दूसरी जानिब अब डिपार्टमेंट भी जो है वो भी इस तरह के फरमान लेके सामने आ गया है, जहां पर वो अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि मिडनाइट जो क्रैकडाउन किए जाएंगे, जो लोग बिजली का गलत इस्तेमाल करते हैं या क्रूड जो अप्लायंसेस है वो लगाते हैं, जिस तरह से हीटर बॉयलर वगैरह है, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा जी, वो जब्त किए जाएंगे। तो इस चीज से जो है लोगों में काफी ज्यादा तशवीश है, और लोग जो है काफी ज्यादा नाराज हैं डिपार्टमेंट से, क्योंकि उनका कहना है कि हम डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से फीस अदा करते हैं, और हाल ही में डिपार्टमेंट की तरफ से फीस में भी इजाफा किया गया। और इस सब के बीच अब डिपार्टमेंट जो है इस तरह के कानून लेके आ जाता है या इस तरह के ऑर्डर्स जो है सामने आते हैं, तो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और काफी ज्यादा डिपार्टमेंट के खिलाफ। ये भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट है साहिल, इलीगली जिस तरीके से इस्तेमाल होता है इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इस तरीके की हुकिंग हमने देखी है, मुख्तलिफ कैंप्स के बाहर और दीगर चीज़ें, लेकिन बड़े पैमाने पर सार्फिन जिनके मीटर लगे हैं उसके बावजूद भी हुकिंग होती है, उसके बावजूद भी मीटर टेम्परिंग के सिलसिले हमारे सामने लास्ट ईयर भी आए थे। ये किस हद तक इसका जवाब पैदा होगा कि जनाब हम तो बिजली फीस दे रहे हैं लेकिन टेम्परिंग भी करेंगे, इसकी हमें इजाज़त दी जाए, ये तो कहीं पर भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जहां पर
अब टेम्परिंग होती है, देखिए उसके लिए बाज़ाब्ता से हमारे पास इतनी मुलाजमी हैं जो कि दिन को भी चेक कर सकते हैं या अपने तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन मिडनाइट अब रात को आप अचानक से किसी के घर पे छापा मारेंगे तो जाहिर सी बात है तो वहां पर बच्चे हो सकते हैं या बुजुर्ग होते हैं तो काफी ज्यादा गलत असर पड़ सकता है, क्योंकि वादी कश्मीर में हम जानते हैं कि किस तरह के हालात है और लोगों ने क्या कुछ देखे हैं अभी तक हालात, तो इस तरीके से कुछ दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। और खासकर लोगों की तरफ से जब अपराध में इस तरह के क्रैकडाउन करेंगे, इस तरह का छापा मारेंगे, तो क्या लोग जो है दूसरी जानिब से भी रिएक्ट कर सकते हैं और इस पे मसला मसाइल भी फिर खड़े हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर बिजली महकमे की आपके सामने हम बता रहे थे, अब ज़रा आगे भी बढ़ेंगे और बात बैक टू विलेज के बाद एक और अहम मामला है जी, जो माई टाउन माई प्राइड का है। और माई टाउन माई प्राइड को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया ने कमर कस ली है और मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। उसी तरीके से हतमी शक्ल दी जाएगी जिस तरीके से विलेज गाँव देहात के अंदर हमने देखा था कि काम करने हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर टीम के साथ बैठकर, गांव वालों के साथ बैठकर गांव के अंदर क्या कुछ काम करना है इस पर गुफ्तगू हुई थी और बाज़ाब्ता तौर पर मेंटर्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया था सरकार की तरफ से। फिर रिव्यू और पॉलिसी मेकिंग के तहत जो कुछ करना था वो सब कुछ देखा था। और अब बारी है जी माई टाउन माई प्राइड के हवाले से, और खबर जो हमारे पास है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर म्युनिसिपल कमेटी के अंदर माई टाउन माई प्राइड को किया जाएगा। और दो अहम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन दोनों कॉरपोरेशंस के अंदर भी बड़े पैमाने पर माई टाउन माई प्राइड को चलाने की बात की जा रही है। स्मार्ट सिटी हमारे पास श्रीनगर और जम्मू है और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों ने भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्रामों का इनेकाद का ऐलान पहले ही कर दिया है। लेकिन इस पूरी खबर के बीच कि ये माई टाउन माई प्राइड लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके किस तरीके के नतीजे हैं आपके सामने है। कुछ बेहतरी के आसार भी दिखे, कुछ नाराज़गियाँ भी दिखी, लेकिन इस बार उम्मीदें बहुत है। और हम सीधे अनंतनाग चलेंगे जहाँ से मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि माई टाउन माई प्राइड की जहाँ तक हम बात करें इसको हम कैसे देख सकें और क्या कुछ इसकी तैयारियों में इंतज़ामिया अभी तक चल चुकी है और इसे किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है और क्या वाकई तौर पर इसके फ़ायदे जो है नहीं है। प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग चेयरमैन भी है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ULB कश्मीर के, इनके पास सीधे चलते हैं जी। मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर टाइम देने के लिए। इकबाल साहब, सरकारी तौर पर माई टाउन माई प्राइड का ऐलान कर दिया गया है और एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। चूँकि आप वाइस चेयरमैन है कोऑर्डिनेशन कमेटी, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसलर्स जो ULB कश्मीर के हैं, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं और आप खुद भी एक म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीना के चेयरमैन भी है, तो क्या कुछ आपकी नज़र में है, कैसे ये प्रोग्राम है और कितना सूदमंद साबित हो सकता है ये? शुक्रिया गवर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात, जो हमने पहले जो माई टाउन माई प्राइड बनाया, जो भी पब्लिक के ग्रीवियंस थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोकल बॉडी कश्मीर है उनके पास जितना भी मतलब 14 FC का या FC ग्रांट या ग्रांट इन एड पैसा आया, उन्होंने ऑन ग्राउंड वो खर्च किया। उसके साथ साथ जो LG एडमिनिस्ट्रेशन का ये वेलकम स्टेप है, आज MP माई टाउन माई प्राइड 2.0 जो होने जा रहा है, जो वजीर चीफ सेक्रेटरी साहब ने अनाउंसमेंट की और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, इसके लिए जो ये पहली बार मेरे ख्याल से पहले हमारे डेमोक्रेसी में जब से हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप बना, ये पहली बार, जैसे B2V4 भी हुआ, बैक टू विलेज भी हुआ, तो उसके बाद माई टाउन माई प्राइड फर्स्ट एंड माई टाउन माई प्राइड सेकंड हुआ। तो उसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर हम कश्मीर के लोग आभारी है LG एडमिनिस्ट्रेशन का और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने वेलकम स्टेप लिया। और साथ साथ जो पहले हमारा माई टाउन माई प्राइड था, उसमें जितने भी पब्लिक के ग्रीवेंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह 95% वो तकरीबन जो उन्होंने बोले थे वो सालों हो चुके। इस साल जो हमारा MP जो हो रहा है 2.0, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट के जितने नए स्कीम्स है, जो भी चाहे उसमें अमृत 2.0 हो, चाहे उसमें सॉलिड वेस्ट में। सर मैं और एक बात बताने जा रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री होगा कि
जब रियासती जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ट्रिपल आर फार्मूला हमें दे दी है, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिड्यूस। हम चाहते हैं अपने प्रदेश, देश को स्वच्छ रखे, साफ रखे, इसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज पूरी लगी है। और वाटर बॉडीज के लिए अमृत 2.0 में जितना पैसा मरकजी गवर्नमेंट ने अर्बन लोकल बॉडीज को छोड़ा है और वो हमारे पास पहुंचे, हमारे पास उनके अप्रूवल्स भी आए, और वो फंड्स जो हमने पीएचई डिपार्टमेंट को दे दिए, क्योंकि हमारे पास अपनी इंजीनियरिंग नहीं है, हमारे पास R&D और इरिगेशन रखा है अमृत 2.0 में, और पीएचई उनको पैसे दिए, वो भी उसमें DPR बना रहे हैं, ताकि हम बोरवेल, ट्यूबवेल जहां पानी का क्राइसिस है, वो सबसे पहला बिजली, पानी, सड़क, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा डोमेन है, टाउन है, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होते जा रहे हैं। तो आप काफ़ी मुतमईन है कि जो पार्ट 1 में आपने काम उठाए थे वो मुकम्मल हुए हैं और पार्ट 2 पर आपकी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और बजटिंग की जहां तक हम बात करें तो किस तरीके का बजट कमिटीज़ को मिल रहा है, और जो जिस तरीके से जाज़्बे नज़र इन टाउन्स को बनाना चाहिए था, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म और प्लानिंग के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, या सिर्फ अवामी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ही काम को हाथ में लिया जा रहा है? बिल्कुल सर, जो टाउन का कंसेप्ट होता है फेस लिफ्टिंग, क्योंकि टाउन हर वक्त खूबसूरत होना चाहिए। आप सर अपना कैमरामैन को भेजिए, हर टाउन में भेजिए, ये पहली बार आपको लगेगा कि टाउन सचमुच सुंदर और खूबसूरत है। जो हमारा पहला MTA फेज 1 और जो आज फेज 2 है, फेज 1 में जितनी पब्लिक की डिमांड थी वो तकरीबन फुलफिल हुई। उसके अलावा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की जितनी बजट थी, चाहे वो कैपेक्स बजट था, ग्रांट इन एड था, हमारा अपना नॉर्मल था, 14th FC था, यहाँ कोई भी बजट अमृत 2.0 या ग्रीन स्पेसेस या वाटर बॉडीज के लिए जो हमने चश्मे चुने, उनके लिए काफी गवर्नमेंट ने काफी पैसा अर्बन लोकल बॉडीज को भेजा। हमारी जो काबिल तरीन डायरेक्टर लोकल बॉडीज, जिनको तकरीबन 1.5 साल यहाँ पर हुआ, मिस महफरा मासूम, उसकी कायुषों से और उसकी कोशिशों से, और हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चाहते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है, जो जमीनी सतह पे मजबूत हो, तो उनकी कायुषों से अर्बन लोकल बॉडीज काफी अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ सर, खाली हम अपना एरिया भी नहीं देखते हैं, इसके साथ साथ कभी LG एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन होती है कि चाहे सैनिटेशन रिलेटेड या कोई P2 V4 में पिछले दिनों हमने हर रूरल सैनिटेशन की, और अमरनाथ यात्रा, जब पवित्र अमर यात्रा बाबा बर्फानी के गुफा तक यहाँ के अमरनाथ यात्रा जा रही थी, तो उस वक्त भी जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी, हमें वहां पर भेजा गया रूरल सैनिटेशन के लिए, और हमने गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी ये यात्रा स्वच्छ और सफल रहे, उसमें भी अर्बन लोकल बॉडीज ने काफी काम किया। इसके साथ साथ जो मेन जो हमारा सोर्स सेग्रीगेशन का सिस्टम है सर, ये पहली बार मिलेगा आपको कि आज घर घर होकर जा रहा है, और वहां से ड्राई एंड वेट। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात सही है, ऊपर जा रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है, लेकिन जो हमारे डंपिंग साइट्स है, अक्सर हम देखते हैं कि टाउन्स के अंदर, श्रीनगर शहर की तो बात छोड़ दीजिए, शहर के बाहर जब आप चलेंगे तो डंपिंग साइट्स का फुकदान है। नॉर्थ के अंदर भी सूरत हाल इसी तरीके की है, साउथ में भी डंपिंग साइट्स का फुकदान है, और अक्सर ये सारा फुजलाजात जो है ये अभी पनागाहों के नज़दीक डंप किए जाते हैं, या उस जंगल के पास डंप किए जा रहे हैं जहाँ पर माहौलियात को बहुत ज़्यादा ख़तरा इससे पैदा हो रहा है। तो ये जो डंपिंग वाला मामला है, किस हद तक ये हल हो पाएगा? सर, इसके लिए मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 3 साल से जो लगातार गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि पहले जो हमारा सफाई का ख्याल, जो स्वच्छ रहे हमारा प्रदेश देश, तभी हमारा जो टूरिज्म बैकबोन है उससे टूरिज्म का सेक्टर भी बढ़ता है। तो पूरी कोशिश की। पिछले दिनों जो हमारी डायरेक्शन थी, इस वक्त 6 म्यूनिसिपैलिटीज जो है उसमें डूरू, वेरीनाथ, शुपियन, काजीकुंड, क्रियू, कुंजर और ये कुछ कमेटीज है जिन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तकरीबन 50% तैयार की है। उनके लिए बाज़ाब्ता उस मशीन के लिए टेंडरिंग भी की, कंपोजिट पिट्स भी के लिए टेंडर पूरे। मेरे ख्याल से दिसंबर तक इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जहां पर हमें रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिड्यूस जो हमें करना है, वो कुछ मेरे ख्याल से इसी मंथ को 6-7 म्यूनिसिपैलिटी इनाग्रेशन उसका कर रही है, क्योंकि पहले खाली ये डंपिंग साइड और फिलिंग साइड होती थी। अब आने वाले वक्त में ये 6 मंथ में हर म्यूनिसिपैलिटी के पास अपना अपना सॉलिड वेस्ट
ट्रीटमेंट प्लांट होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब ज्वाइन करने के लिए। जनाब वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है जी इस वक्त गाज़ा के अंदर, और साथ साथ नैन्सी पॉल क्या कुछ बड़ा बयान सामने आया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि तीसरा पड़ाव है चंद लम्हात हमारे पास सिर्फ है, जिसके फ़ौरन बाद आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, यानी फ़ोन लाइन्स हमारी खुलेंगी, आप बात करेंगे, अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाएंगे। छोटा सा ब्रेक।